शहर के सितारे, सितारे वो जिनके नाम गत 2 दिनों से न केवल सुर्खियों में बल्कि अखबारों से लेकर हर एक चर्चा का विषय बने हुए हैं। राजसमंद का गौरव बहुत ज़्यादा चर्चाओं का विषय है इन दिनों। 7 प्रशासनिक अधिकारी, जो आरएस के हमारा रिजल्ट आया है उसमें 7 प्रशासनिक अधिकारी चयनित हुए हैं राजसमंद से। ये यकीनन बड़े गर्व का विषय है और ये सितारे जो है, हम इन सितारों से रूबरू होने की कोशिश कर रहे हैं और उस कड़ी की शुरुआत करते हैं हम जो इनमें सबसे हायर रैंक पर रहे हैं। 17th रैंक आपकी रही है। हमारे साथ अभी है महेश जी गगोरिया। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है राजसमंद एक्सप्रेस पर। सर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, सपने का सच होना कैसा महसूस होता है? इससे तो मैं बयां भी नहीं कर सकता शब्दों में। इस अनुभूति को मैं कैसे व्यक्त करूं, शब्द ही नहीं है। सपने का पूरा होना, जैसे अगर ये अतिशयोक्ति होगी कहना कि एक जीवन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य पूरा हो गया या फिर निर्वाण मिल गया जी। क्योंकि 4 साल का सफ़र था ये। 4 साल की एक तपस्या थी और तपस्या का अंत है, तपस्या का जो लक्ष्य है वो है निर्वाण प्राप्ति। तो एक तरह से निर्वाण प्राप्ति कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी सर। बड़ी आपने साहित्यिक भाषा से जुड़े हुए शब्दों का इस्तेमाल किया और अभी जब हम ऑफ कैमरा जो चर्चा कर रहे थे उसमें भी आपने कहा था कि मेरे हाथ में तो पेन था मगर मेरे जो परिवार और मित्रों ने मेरे लिए पेन लिए, जो एक तकलीफ झेली है, उनका बड़ा ही योगदान बताया था। और अभी मैं आपके जैसे घर पे आए हुए 15-20 मिनट हुए और मैं यहाँ का वातावरण देख रहा था। आपके पिताजी कभी बहुत ज़्यादा उत्साहित लग रहे थे, कभी थोड़े भावुक हो रहे थे। अब ये सब मतलब कैसा महसूस, अभी जो ये 2 दिन गुजर रहे हैं उसमें क्या ये आपके मन के भाव क्या है? अच्छा, इसके लिए भी मेरे पास एक शब्द है, किम कर्तव्य विमूढ़ जी। भावों का कुछ इसमें अता पता ही नहीं है जी। खुश हुए, अत्यधिक खुश हुए, एकदम से सकपका गए हैं कि क्या हो गया ये, अचानक से यूं हो गए बिल्कुल। वो एक देखा भी है मैंने, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए जी। वो चीज़ हुई है। 2 दिन से मैं अपने आप पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन परिवार साथ है तो सब कुछ एक सुनहरा सपने को पूरा होना जैसे लग रहा है। जी। एक ढलती शाम के बाद एक बेहतरीन रात आई है और फिर वापस एक सुनहरा सवेरा आया है सर। सुनहरा सवेरा। और ये यकीनन जो ये आप कह रहे हैं ना कि एक रात के बाद एक सुनहरा सवेरा आया है, हम ये मानते हैं कि इस सवेरे तक पहुंचने के, जैसा आपने बताया कि 4 साल की एक तपस्या थी जी। आपने अपने बहुत सारे सुकून खोए होंगे, बहुत संघर्ष झेले होंगे। एक थोड़ी सी हम उस यात्रा को आपसे जानना चाहते हैं कि वो एक दौर कैसा रहा, ताकि हमारे न केवल दर्शक जाने बल्कि जो लोग और तैयारी में जुटे हुए हैं उनको भी कहीं कोई मदद मिले। कुछ लोग होते हैं जो पूर्ण रूप से पढ़ाई में जुट जाते हैं, कुछ लोग हैं जो पूरी तरह से चिल करते हैं। मेरा, जब मैंने बुद्धिज़्म पढ़ा, बुद्ध धर्म, बुद्ध दर्शन पढ़ा, उसमें एक टर्मिनोलॉजी है मध्यम मार्ग, मिडल पाथ। क्या आप बिल्कुल पूर्ण रूप से ये चीज़ भी ना करें, पूर्ण रूप से ये चीज़ भी ना करें। तो मेरा मानस ये था कि पूरी तरह से पढ़ाई भी ना करें और पूरी तरह से चिल भी ना करें। मैंने एक बैलेंस पाथ अपनाया। मैं पढ़ता भी बहुत था, मैं चिल भी बहुत करता था। तो एक मिक्स करके जो स्ट्रेटेजी बनाई, उसका ही परिणाम है सर। उसका ही परिणाम है। और एक चीज़ और इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि अभी आप थोड़ी देर पहले मैंने जब आपसे पूछा था कि हॉबीज़ क्या क्या रही, तो एक घूमना आपने बताया, तो हम यूँ ही जानना चाहेंगे कि क्योंकि अभी आपका जब आगे ट्रेनिंग के ये दौर शुरू हो, उससे पहले कहीं घूमने जाने का कोई मानस है क्या कि एक बार मस्ती से घूम के आ जाता हूँ, उसके बाद जब अधिकारी लगूंगा तब एक ज़िंदगी बदलने वाली है, तो उस वक्त दौर अलग रहेगा? बिल्कुल सत्य कह रहे हैं सर। मन तो ऐसा हो रहा है कि पूरा संसार घूम के आ जाऊँ जी। क्योंकि इस जर्नी ने मुझे बहुत घुमाया, लेकिन अब लग रहा है कि एक संसार घूम के आ जाऊँ। बट पिताजी ने सिलेक्शन के लिए एक बोलमा की थी जी। एक मन्नत मांगी थी। सिक्किम में हरभजन जी का मंदिर है जी, तो वहाँ जाने का प्लान है सर। दार्जिलिंग सिक्किम जाने का प्लान है, पहाड़ों में जाना है जी, और ठंडक देनी है अपने शरीर को, मन मस्तिष्क को। सिक्किम को आप जाए तो बताइएगा, उन पहाड़ों को बताइएगा कि हमारे शहर में बड़े खूबसूरत पहाड़ एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली होते हैं। वो और ये में कोई फर्क नहीं है, हालांकि बस ऊंचा ऊंचा फर्क है। एक क्योंकि आपकी जो रैंक है उसके अकॉर्डिंग ये तय है कि अब आप इन प्रशासनिक जो ये राज्य की सेवाएं हैं इनके सबसे शीर्षतम पद पर जाने वाले हैं, आप एसडीएम पोस्ट पर लगने वाले हैं। और ये एक पद ऐसा है कि एक अगर इस पर थोड़े से हम अगर सक्रिय अधिकारी जब भी देखते हैं जी, तो बड़े बदलावों के वो अगुआ होते हैं। तो ऐसा कोई एक चीज़ है कि यार कि इस विषय पे मैं जब भी लगूंगा तो मैं एक ऐसा विषय है जिस पे मैं अवश्य काम करना चाहूँगा?
जी, एक विषय है सर, शिक्षा। शिक्षा। शिक्षा में ये कार्य करना है कि जिस तरह से राजसमंद वासियों को, मैं राजसमंद की बात लेता हूँ सर, राजसमंद में 2 चीज़ें हैं, पत्थर या पढ़ाई। जी। पत्थर आप जानते हैं पूरा मार्बल लाइन, और पढ़ाई में ज़्यादातर क्या व्यक्ति करता है, ग्रेड 3 टीचर, ग्रेड 2, ग्रेड 1 या फिर पटवारी, ग्राम सेवक इत्यादि। यहाँ मुझे वो माहौल क्रिएट करना, क्योंकि इस बार 7 अधिकारी चयन हुए हैं जी। सर, हालांकि टॉप हम हैं और भी हैं व्यक्ति। अब प्रयास ये रहना चाहिए कि और भी बच्चे आए RS में, जी। 7 की जगह 70 हो, जी। राजसमंद का नाम हो। अभी तक आप मानेंगे नहीं, 20 से 25 साल के इतिहास में 3 ही RS मिले हैं यहाँ, सिर्फ 3 SDM बने राजसमंद से, चौथा मैं हूँ। जी। तो मन करता है कि राजसमंद में शिक्षा के लिए काम किया जाए, और इसके लिए एक विचार रहेगा कि सरकारी स्कूलों में भी हम वो वातावरण प्रोवाइड करें, जी। कोचिंग वाला, कि उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़े सर। ये मेरा मानस है सर। एक जो अभी थोड़ी देर पहले हम उस पर भी चर्चा कर रहे थे, आपने अपनी ये रैक खोली थी और उसमें जो किताबों का एक बहुत बड़ा ढेर था जो आपके इस सफ़र के साथी रहे। जी। आपने कहा कि अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं सुकून महसूस कर सकता हूँ कि अब इन चीज़ों से थोड़े दिन के लिए मैं रिलैक्स महसूस कर सकता हूँ। जैसा कि दर्शक भी ये देख पा रहे हैं फोटो, ये जो किताबों का एक ढेर लगा हुआ है, पुस्तकों का एक ढेर लगा हुआ है, मगर आप जो सुकून तलाश कर रहे हैं उसके बावजूद जो आपकी रैंक है, जी, मुझे नहीं लगता है कि आपको वो सुकून मिलने वाला है। हमें लगता है कि ये मात्र एक पड़ाव भर है और इसके आगे की एक मंजिल कुछ और हो सकती है। सर सुकून ना व्यक्ति को कहीं भी मिल सकता है, वो उसके मन पर निर्भर है। किसी व्यक्ति को ग्रेड 3 टीचर में भी सुकून है, वो अपनी सभी आकांक्षाएं पूरी कर रहा है। किसी को IAS बनने के बाद भी सुकून नहीं मिल रहा है सर। मैं बड़े खेद के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में कई IAS अधिकारियों ने सुसाइड किए हैं, RAS अधिकारियों ने सुसाइड किए हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि सुकून उस पद पे मिल ही जाएगा जी। आप किसी न किसी के अंडर में रहेंगे। तो मेरा ये मानना है सुकून है परिवार के साथ, जी, मित्रों के साथ, और जो छोटी मोटी जो चीज़ों में खुशियाँ मिल जाती है ना सर, वो सुकून है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये राजसमंद में अभी जो प्रशासनिक टीम लगी हुई है जी, जिसमें कलेक्टर साहब हो गए, SDM साहब बड़े युवा है, और ADM साहब हमारे बड़े अभी इन दिनों एक्टिव मोड पर हैं। इधर अगर जिला परिषद की तरफ जाए तो निमिषा मैडम बड़े सक्रिय मोड पर रहते हैं, ACO साहब है, SP साहब भी अभी युवा हैं। तो एक बिल्कुल युवा प्रशासनिक टीम यहाँ काम करी। इनमें से किसी को आपने कभी वॉच किया कि हाँ ये थोड़ा? सर 10 साल पहले की बात है जी, मैं सोफिया पब्लिक स्कूल में पढ़ता था जी, तब निमिषा मैम जी, SDM बनकर आई थी यहाँ। अच्छा, जो उनकी कार्य प्रणाली, कार्यशैली थी ना, वो उससे मैं आज भी प्रभावित हूँ। और अभी वो वापस CEO बन के आई हैं। ये सौभाग्य का विषय है कि इतना समय वो राजसमंद को दे रही है, और उन्हीं की बदौलत आज स्वच्छ भारत में हम नंबर 1, जी, शौचालय में नंबर 1, नरेगा में नंबर 1। तो ये मामूली बात नहीं है सर। निमिषा मैम का इतना बड़ा रोल है। और पोसवाल साहब, श्रीमान कलेक्टर साहब, इनका सर रिकॉर्ड रहा है 3 साल एक जिले में कलेक्टर रहने का, ऐसा पूरे राजस्थान में नहीं रहा है जी। तो ये सर गर्व का विषय हमारे लिए सर। मैं पूरी टीम से प्रभावित हूँ सर, एक व्यक्ति का मैं नाम नहीं ले सकता ऑनेस्टली। जी 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 जी। राजसमंद के सितारों से रूबरू होने के इस क्रम में हम अपने अगले पड़ाव तक पहुंच चुके हैं, और जो एक अगला पड़ाव है वो आ चुका है अब राजसमंद के जिला उद्योग केंद्र। यहाँ पर उद्योग प्रसार अधिकारी के रूप में कार्यरत दिव्यराज सिंह जी चुंडावत, 38वीं रैंक आपकी आई है अभी जो परिणाम घोषित हुए हैं RS के। तो चलिए उनसे बात करते हैं, उनके अनुभव जानते हैं और हमारे राजसमंद को उनसे रूबरू करवाते हैं। तो सबसे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है राजसमंद एक्सप्रेस में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। एक मैंने आपका जो विजयी भव प्रोग्राम देखा था जिसमें कि आपका एक इंटरव्यू जो दिनेश रॉय सापेला जी के माध्यम से हो रहा था, तो उसमें आपको उन्होंने पूछा था कि क्या करते हैं, और आपने कहा था कि मैं उद्योग प्रसार अधिकारी हूँ और ये उद्योग केंद्र की आँख की तरह काम करता है। तो अब इस आँख को परसों आए हुए परिणामों ने कुछ और ताकत दे दी है, कुछ और पावर दे दिए हैं। तो ये आँखें अब किस प्रकार से काम करने वाली है और आगे की किस प्रकार से आप देखते हैं इन चीज़ों को? बिल्कुल सर, जिस प्रकार से मैं अब तक जो मुझे राज्य सरकार द्वारा जो जिम्मेदारी दी गई थी कि उद्योग केंद्र की आंख के रूप में कार्य करूं, और इन परिणामों के बाद मुझे लगता है कि राज्य सरकार मुझे किसी उपखंड की आंख के रूप में कार्य करने का मौका देगी। तो मैं प्रयास करूंगा कि उस उपखंड क्षेत्र के अंदर उसका सर्वांगीण विकास कैसे किया जाए, उसका आर्थिक, सामाजिक,
प्रशासनिक हर दृष्टि से कैसे उसका विकास किया जाए, साथ ही साथ सरकार की जो स्कीम्स, जो सरकार जो नीतियाँ लाई हैं, उनको ग्रास रूट लेवल तक कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि सरकार की नीतियों को ग्रास रूट लेवल तक इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। कल से ही बधाइयों का एक दौर चल रहा होगा, शुभकामनाओं का दौर चल रहा होगा, अखबारों से भी फ़ोन आए होंगे, हम लोग भी आपसे रूबरू हो रहे हैं। कैसा महसूस हो रहा है, मतलब ये यूँ सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है थोड़ी थोड़ी? बिल्कुल सर, काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि ये होता है कि आप एक लंबे समय से प्रयास कर रहे होते हैं और जब उसका एक सुखद परिणाम आपके हाथ में होता है, सभी लोग आपको बधाइयाँ दे रहे होते हैं। लेकिन मेरे जो सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट था, मैं हमेशा से जो तैयारी करता था, मैं यही सोचता था कि मेरे फादर की आँख में वो चमक मैं कब देख पाऊँगा जी। तो मुझे लगा कि मैं उसको देख पाया, कुछ हद तक नोटिस भी कर पाया मैं उसको। तो ये मेरे लिए सबसे एक सुखद मोमेंट था जो मैंने कल उसको अचीव किया, कुछ हद तक अचीव किया उसको। एक सवाल तकरीबन हम जिनसे भी रूबरू हो रहे हैं उनसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी सब कुछ बहुत बढ़िया लग रहा है, शुभकामनाएं आ रही है, सब कुछ ऐसा लग रहा है कि एक बेहतरीन मुकाम हमने हासिल कर लिया है, मगर यकीनन इसके पीछे एक लंबा संघर्ष, काफ़ी सारे सुकून छोड़े होंगे, काफ़ी चीज़ें, जैसे अभी आप बता रहे थे कि बास्केटबॉल खेलता था, मुझे थोड़े टाइम उससे एक डिस्टेंस बनाना पड़ा, तो ये यात्रा कैसी, किस तरह से रही? यात्रा मुझे ध्यान में है, काफ़ी पहले स्टार्ट हो गई थी। जब मैंने 8th के एग्ज़ाम कंप्लीट किए थे, उसके बाद मेरे फादर ने मेरी 9th क्लास की ट्यूशन लगवा दी थी। वो फर्स्ट छुट्टियाँ थी तब जब मेरे फादर ने मेरे को कहा था कि अब तेरी गर्मी की छुट्टियाँ पूरी हो गई जी। और मुझे लगता है कि शायद ये 10 साल तक अब नहीं आ पाएगी। तब ये जर्नी स्टार्ट हुई थी, जो मेरी छुट्टियाँ ख़त्म हुई, और वो जर्नी धीरे धीरे इंजीनियरिंग की तरफ बढ़ी, क्योंकि उस समय इंजीनियरिंग का क्रेज़ ज़्यादा था। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में ये था कि मैं भविष्य में प्रशासनिक सेवा में जाऊंगा। इसी का परिणाम था कि जैसे ही मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की, इंजीनियरिंग काफ़ी अच्छे से कंप्लीट हुई मेरी, RTO में भी मैं अच्छी रैंक पे था, लेकिन मेरे मन में था कि मैं प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करूं, तो मैं उसके तुरंत बाद प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करने में लग गया। सबसे पहला एग्ज़ाम जो मैंने दिया था वो पटवारी का एग्ज़ाम था। उसमें किसी टेक्निकल रीज़न की वजह से मुझे सेलेक्ट नहीं किया गया था, हालांकि बाद में कोर्ट के इंटरवेंशन से मेरा उसमें भी सिलेक्शन हो गया था। लेकिन मुझे लगता है कि पटवारी का एग्ज़ाम मुझे प्रशासनिक सेवाओं की तरफ मोड़ने के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद मैंने अपनी RS की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। सारी प्रिपरेशन मेरी जयपुर से हुई, स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी से। वहाँ से मैंने कंटिन्यू अपनी टेस्ट सीरीज़ वगैरह जो भी प्रिपरेशन थी वहाँ से कंटिन्यू करी, और आज 3-3.5 साल बाद की उस कठिन तपस्या का परिणाम है जो कल आया, और उसमें मुझे एक अच्छी रैंक प्राप्त हुई। एक जो आपने एक सफ़र बताया कि काफ़ी चीज़ों से आप जुड़े रहे, अब यकीनन एक ट्रेनिंग का दौर आने वाला है, उसके बाद अच्छी सी नियुक्ति होने वाली है, क्योंकि आपकी रैंक भी अच्छी है। तो जो ये दायित्व मिलने वाले हैं आपको, ये दायित्व यकीनन समाज के एक बड़े वर्ग को, जिस क्षेत्र के बड़े वर्ग को प्रभावित करते हैं। आपकी कार्यशैली कई बार कुछ ऐसे बदलाव लाती है जो वहाँ पर बड़े ही अच्छे तरीके से स्थापित होते हैं। ऐसी कोई एक योजना है कि अगर मैं जब लगूंगा तो मैं इस क्षेत्र में अलग से मेरा थोड़ा झुकाव रहेगा, या मैं यहाँ जरूर इस पॉइंट पर काम करना चाहूँगा? हाँ बिल्कुल सर, मैं अभी उद्योग प्रसार अधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ, और इन 2 या 2.5 सालों के अंदर मेरा जो जुड़ाव उद्योग सेवा के साथ हुआ है, मुझे लगता है कि वो मुझे जीवन में काफ़ी कुछ सिखा दिया उसने। क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर आप प्रयास करते हैं कि आप रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करेंगे, तो उसके लिए सबसे आवश्यक है कि उस क्षेत्र का औद्योगिक विकास होना चाहिए, और औद्योगिक विकास होने के लिए वहाँ के अंदर एक एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स डेवलप की जानी चाहिए। उस क्षेत्र के अंदर किस प्रकार का रोजगार जनरेट होता है उसको देखा जाना चाहिए, उससे संबंधित प्रशिक्षण प्रोवाइड करवाया जाना चाहिए, नरेगा के अंदर स्किल्स को ऐड किया जाना चाहिए। तो मेरा भी प्रयास यही रहेगा कि मैं जिस भी क्षेत्र में या जिस भी उपखंड में कार्यरत रहूँ, तो वहाँ की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए, वहाँ के इंडस्ट्रियलाइजेशन को करने के लिए किस प्रकार के लूप होल्स हैं और उनको विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित करके किस प्रकार से कम किया जा सकता है। तो मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगों को बढ़ावा दूँ। एक सवाल और आता है, क्योंकि राजसमंद की जब इन दिनों प्रशासनिक टीम है, जिसमें कि कलेक्टर साहब हो गए, ADM साहब, SDM साहब, इधर अभी SP साहब भी नए आए हैं, निमिषा मैडम और ACO साहब, ये सभी लोग, तमाम लोग, एक बड़ी एक्टिव टीम यहाँ काम कर रही है। इनमें से कोई फेवरेट है क्या कि हाँ ये थोड़ा एक प्रभाव वाला एक विषय रहा? हाँ बिल्कुल, जो राजसमंद का जिला नेतृत्व है वो बिल्कुल एक एक्टिव टीम के रूप में कार्य कर रहा है। मेरा जिनसे व्यक्तिगत रूप से संबंध रहा, एक तो दिनेश राय जी हैं, SEO साहब हैं, और दूसरे मेरे वर्तमान महाप्रबंधक हैं साई राम जी बिश्नोई। इन 2 व्यक्तित्व से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ, और मुझे लगता है कि इनको मैं जीवन में ज़रूर उतारूं,
और अच्छे से अच्छे अचीवमेंट्स कर पाऊँ इनको लेकर। एक आखिरी चीज़ मैं आपसे चाहूँगा, क्योंकि राजसमंद हमेशा से राजसमंद की एक छवि ऐसी रही है कि एक पत्थरों का शहर है। मार्बल व्यवसाय यहाँ जिस प्रकार से चलता है, तो एक थोड़ा व्यवसायों की तरफ लोगों का रुझान रहा है। शिक्षा की दृष्टि से वो परिणाम मुझे जहाँ तक लगता है कि इतने राजसमंद उस तरह से अचीव नहीं कर पाया जितनी होना चाहिए था। मगर इस बार एक बम्पर परिणाम दिए हैं इस RS के एग्ज़ाम ने, यहाँ 7 लोग यहाँ सेलेक्ट होकर आए हैं। तो राजसमंद के युवाओं के लिए जो भी तैयारियाँ कर रहे हैं उनके लिए कोई संदेश आपकी तरफ से? हाँ बिल्कुल, राजसमंद के युवाओं का जो मैंने सबसे बड़ी समस्या देखी है वो होता है माइग्रेशन। जनरली जो राजसमंद का युवा है वो 8th क्लास करने के बाद या तो सूरत की तरफ या बॉम्बे की तरफ उनका माइग्रेशन हो जाता है और वहाँ पे वो किसी छोटी मोटी जॉब को अच्छी प्रयास करते हैं। तो मेरा उन सबसे यही अपील रहेगी कि वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें और धैर्य के साथ और डिटर्मिनेशन के साथ अगर किसी एग्ज़ाम की तरफ वो टारगेटेड होते हैं। एग्ज़ाम छोटा बड़ा कुछ भी नहीं होता है, एग्ज़ाम होता है। आज की समय में एग्ज़ाम की वही महत्ता है, कांस्टेबल के एग्ज़ाम की वही महत्ता है जो RS के एग्ज़ाम की है। तो अगर डेडिकेटेड होकर तैयारी की जाए तो उस मुकाम को हासिल किया जा सकता है। अभी जब हम दिव्यराज सिंह जी से बात कर रहे थे, उनको हमने प्रशासनिक टीम से जुड़े हुए ऐसा पूछा था कि आप किन से प्रभावित है। 2 नाम आए थे, एक दिनेश राय जी सापेला जो कि ACO है। हम कोशिश करेंगे उनसे भी मिले, क्योंकि उन्होंने कार्यक्रम जो चलाया था विजय भव, इससे काफ़ी लोग जुड़े रहे हैं, लाभान्वित हुए हैं। एक नाम और आया था, सही राम जी बिश्नोई, और आप जिला उद्योग केंद्र के मुखिया होते हैं इन दिनों, आप इसकी जिम्मेदारी को बड़ी बखूबी संभाल रहे हैं। हम उनसे जानेंगे कि आपके यहाँ से एक युवा जो आपके इस टीम का एक हिस्सा हुआ करते थे और अब वो एक नई जिम्मेदारी की तरफ बढ़ रहे हैं, एक बड़ी सफलता उन्होंने प्राप्त की। तो सर कैसा महसूस हो रहा है? सर मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने रात को सुना कि इनका चयन हुआ और जी 38th रैंक प्राप्त की है। जी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और क्योंकि मेरी टीम के साथी है जी, तो मेरे लिए ये गर्व की बात है कि मेरा कोई साथी चयनित होके जा रहा है जो आगे हमारे साथ इसी फील्ड में काम करेंगे इसी तरह से। जी जी, और मेरे ज़िले के लिए भी ये गर्व की बात है, मेरे विभाग के लिए भी ये गौरव की बात है, और मेरे लिए तो बहुत अपार खुशी है कि मेरे साथी इस एक नई जिम्मेदारी को संभालने जा रहे हैं, बहुत अच्छी ऊंचाइयां हासिल करेंगे। राजसमंद के सितारों से जो रूबरू हो रहे हैं हम, जो एक कोशिश कर रहे हैं उन चेहरों को आप तक पहुंचाने की, जो अभी प्रशासनिक परिणाम आए हैं उनमें सफल हुए हैं, तो उसका जो अगला नाम जुड़ता है वो काफ़ी सारी जिम्मेदारियों से जुड़े हुए थे, और उन तमाम जिम्मेदारियों से जुड़े होने के बावजूद इस सफलता तक पहुंचना ये यकीनन एक बड़ा ही गौरव वाला विषय है। पारिवारिक की जिम्मेदारी थी, SBI में पोस्टेड थे आप खुद, और इन तमाम भागदौड़ के बीच, इन तमाम जिम्मेदारियों के बीच किस प्रकार से ये एक मुकाम हासिल किया जानते हैं। अभी हमारे साथ हैं श्रीमती नेहा जी राव। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका राजसमंद एक्सप्रेस में। थैंक यू सर। और शुभकामनाएं आपको, एक बड़ी अच्छी आपने अखबारों के माध्यम से, आपके सोशल मीडिया के माध्यम से हमें खबर मिली है, और मैं थोड़ा सा विशेष एक्साइटेड इसलिए भी हूँ क्योंकि आप भी कविता लिखती है और मैं भी थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ, आपसे सीखता हूँ, तो अच्छा लगता है कि जो चलो कोई कवि हमारे साथ जुड़ा हुआ था और आज इस मुकाम पर पहुँचा है। तो पहले तो कैसा महसूस हो रहा है? ये सपना पूरा होने वाली भावना है या ऐसा लगता है कि कुछ और बेहतर आगे करना है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जी। सपना भी पूरा हुआ है और भी बेहतर करने की उम्मीद है जी। उम्मीद थी कि बहुत अच्छी रैंक बनेगी, पर अभी मैंने हिम्मत नहीं हारी है और मैं फिर से प्रयास करूंगी और मैं और अच्छी रैंक के साथ फिर से कोशिश करूंगी। जैसा कि आपने बताया, मैं एक थोड़ा सा दर्शकों को जानकारी दे देना चाहूँगा कि आपका ये सेकंड अटेम्प्ट था और SBI में आप डिप्टी मैनेजर के पद पर हैं, और पारिवारिक जिम्मेदारियों के इन तमाम चीज़ों के बीच में टाइम मिल जाता था कि हाँ ये अचीव कर लेंगे? बिल्कुल, टाइम निकालना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि मेरा जो बैंक का जॉब है वो बहुत ही हैक्टिक और टाइम कंज्यूमिंग है। सुबह 9 से रात की 8 बजे 9 बजे तक काम करना, फिर घर जाके परिवार को देखना, बच्चे को देखना, फिर पढ़ाई करना, तो थोड़ा सा मेरे लिए चैलेंजिंग था जी। लेकिन मुझे यकीन था कि मैं कर लूँगी। मैंने कोशिश की अपना जो पर्सनल टाइम था, जैसे सोना है या जो भी है, उसमें कटौती करके मैंने कोशिश की और मुझे लगता है काफ़ी हद तक सफल हो पाई हूँ। जो लोग इन तैयारी से जुड़े हुए हैं, जो विशेषकर मैं चाहूँगा कि जो महिलाएं जो कहीं ना कहीं ज़िंदगी की
दापी में एक भागदौड़ में कुछ चीज़ें छोड़ देती है, उनको मैं बताना चाहूँगा कि आपने जैसे मेरे को बताया कि आपने जो फर्स्ट अटेम्प्ट किया था वो 2010 के आसपास किया था, जी 2011 में। 11 में। फिर आपने एक दौर ऐसा है जब पढ़ाई आप कंटिन्यू नहीं कर पाए और उसके बाद फिर आपको लगा कि हम कर देंगे। तो ये कैसे हुआ कि एक बार पढ़ाई छोड़ चुके थे मगर फिर से नहीं कर लेंगे? ये इसलिए ज़्यादा पूछना चाह रहा हूँ ताकि आपके माध्यम से हमारा दर्शक ये जाने कि हाँ कुछ चीज़ें कभी भी वापस पकड़ी जा सकती है, कभी भी उनके माध्यम से एक मुकाम हासिल किया जा सकता है। जी बिल्कुल सही बात है। 2012 में जब मेरा बैंक में सिलेक्शन हुआ, मेरे हस्बैंड भी बैंक में ही है, तो मैंने सोचा कि परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने के साथ में पढ़ाई करना मुश्किल होगा मेरे लिए और जॉब भी, बच्चा भी, तो मैंने छोड़ दी पढ़ाई। मैंने कहा ठीक है, आई वॉज सेटिस्फाइड कि मैं अच्छी जॉब में हूँ। लेकिन 2018 का जब यूपीएससी का रिजल्ट आया और उसमें एक अनु कुमारी जी थी जिन्होंने टॉप किया था, वो भी एक वर्किंग मदर थी और उसके साथ में उन्होंने यूपीएससी टॉप किया, तो मुझे उनसे प्रेरणा मिली। मुझे लगा कि शायद मैं भी कर सकती हूँ, अभी उम्मीद बाकी है। और मैंने 2012 में आरएस मेंस दिया था, 2 बार यूपीएससी मेंस भी दिया था, तो मुझे उम्मीद लगी कि शायद मैं कर लूँगी। तो मैंने फिर से प्रयास किया और कोशिश की और मेरे परिवार का साथ रहा, इसलिए मैं कर पाई। ये जो दायित्व आपको भविष्य में मिलने वाले हैं, ये यकीनन ऐसे दायित्व रहते हैं जो एक बड़े वर्ग को काफ़ी तरीके से प्रभावित करते हैं। आपकी कार्यशैली काफ़ी लोगों को जोड़ती है, काफ़ी लोगों पर उनका प्रभाव दिखता है। एक ऐसा कोई मन में है कि अगर मैं जब भी जिस भी पद पर जाऊंगी वहाँ मैं ये एक विशेष सेक्टर में कुछ काम करना चाहूँगी? जी, मुझे मेनली फोकस ऐसा लगता है कि महिलाओं और बच्चों के लिए है, क्योंकि मैंने देखा है हमारे राजसमंद में भी एजुकेशन के लिए इतना ज़्यादा अच्छा इंस्टीट्यूट होना या पढ़ाई के लिए इतना अच्छा नहीं था, तो मुझे भी बाहर जाना पड़ा पढ़ने के लिए। मुझे लगता है मैं महिलाओं के एजुकेशन के लिए और बच्चों की सेफ्टी के लिए इस पे काम करना चाहूँगी। एक क्योंकि आप एसबीआई में अभी कार्यरत हैं और दर्शकों से मैं कह दूं जो पीछे की तरफ का जो बैकग्राउंड दिख रहा है ना, हम अभी उसी बैंक में हैं और आप लोनिंग डिपार्टमेंट देखते हैं, तो ये एक बड़ा ही मैनेजमेंट, लोन लेना देना, ये चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं मेहनत वाली होती है। तो ये कुछ अनुभव काम आने वाले हैं? आपको लगता है कि आगे भी मेरे भविष्य में जो एसबीआई से, क्योंकि एसबीआई टू आरएस एक बड़ी छलांग है, मगर यहाँ के क्या अनुभव आपको लगता है कि वहाँ कुछ काम आएंगे मेरे? जी बिल्कुल, निश्चित तौर से मैंने एसबीआई से बहुत कुछ सीखा है, स्पेशली टाइम मैनेजमेंट। हमारे यहाँ सब कुछ टाइम बाउंड होता है, कस्टमर डीलिंग होती है, स्ट्रेस मैनेजमेंट वाली बात होती है और एक ट्रांसपेरेंसी वाली है यहाँ पे। हमें जो भी करना है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वे में करना है, हम जवाबदेह हैं, अकाउंटेबल हैं हमारे लोगों के लिए। मुझे लगता है ये जो कुछ चीज़ें मैंने सीखी हैं यहाँ पे, टीम वर्क, हम पूरे एक टीम मिलके काम करते हैं, ये सारी चीज़ें मुझे प्रशासन में बहुत हेल्प करने वाली हैं। एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगा आपसे, क्योंकि राजसमंद की जो इन दिनों प्रशासनिक टीम है जिसमें कि जिला कलेक्टर से लेकर तमाम अधिकारी, निमिषा मैम, एसपी साहब जो नए आए हुए हैं, तो ये तमाम एक युवा टीम काम कर रही है। इनमें से किसी को आपको लगता है कोई एक प्रभावित किसी से हुए हैं या आपको लगता है कि हाँ ये थोड़ा हमारे लिए रोल मॉडल टाइप कुछ रहा मामला? जी बिल्कुल, राजस्थान के अभी जो राजसमंद के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उसमें मैं डॉक्टर दिनेश राय सापेरे से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। उन्होंने काफ़ी हेल्प भी की हमारी इस मुकाम तक पहुँचने में। मुझे याद है कि जब मेरा मेंस का रिज़ल्ट आया और मुझे प्रेफरेंस भरनी थी, तो मैं सर के पास गई थी हेल्प के लिए। तो सर ने सिर्फ प्रेफरेंस बताने में ही हेल्प नहीं की, उन्होंने एक पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर दिया विजय भव योजना के नाम से, जिसमें हमारे काफ़ी सारे अच्छे एक्सपर्ट्स बुलाए गए, इंटरव्यू की तैयारी कराई गई और सर की जो प्रतिभा है बहुमुखी, जिसमें वो मैंने देखा है सिंगिंग भी करते हैं, पोएम्स भी लिखते हैं, साथ में इतना बिजी शेड्यूल होते हुए भी वो हमारे लिए इतना टाइम दे के मैनेज कर रहे थे सब कुछ। तो सब सर ने मुझे बहुत प्रभावित किया है और मुझे लगता है कि मैं भी ऐसी ही प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहती हूँ। जी, जो मैंने ये आज इंटरव्यू शुरू किया था जब, तो मैंने एक चीज़ का जिक्र किया था कि आप कविताएं लिखती है, आपकी सिंगिंग भी हॉबी है, तब उनका क्या होने वाला है? बिल्कुल, जैसे मैं बता रही हूँ कि सर से प्रभावित हूँ, तो मैं भी सर की तरह कोशिश करूँगी कि मैं लिखती भी रहूँ और जैसे टाइम मिलेगा मैं गाना भी गाना चाहूँगी अपने शौक के तौर पे, वो मैं कंटिन्यू रखूँगी। नेहा जी से हम बात कर रहे थे और मैंने आपको बताया था कि वो एसबीआई में कार्यरत है, तो इस ब्रांच के मैनेजर साहब मुकुंद जी भाटी वो अभी हमारे साथ है। तो सर से जानते हैं, सबसे पहले सर राजसमंद एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। आपकी टीम के एक मेंबर, सर। कई बार टीम के मेंबर विदा होते हैं तो थोड़ा सा एक दुख होता है, मगर ये मेरे को लगता है कि बड़ी खुशी का एक विषय है जिस प्रकार से जा रहे बहुत हैं। खुशी की बात है सर हमारे लिए और हमारे सारे स्टाफ साथियों को। हमें ये लग रहा है कि एक बैंक के साथ की जॉब करते हुए एक व्यक्ति का आरएस में
सिलेक्शन होता है तो बहुत खुशी की बात है। और हमारी ये सब इनके प्रति ये सम्मान रहेगा या खुशी रहेगी कि ये और आगे जाएं और तरक्की करें, ये हमें बहुत अच्छा लगेगा सर। तो ये थे हमारे राजसमंद के सितारे, राजसमंद के गौरव। कुल 7 लोगों का चयन हुआ है राज्य की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवाओं के लिए राजसमंद से। उनमें से 3 से हमने आपको रूबरू करवाया। कोशिश करेंगे कि आगामी कुछ अंकों में हम बाकी चेहरों को भी आप तक लेकर आए। तो राजसमंद एक्सप्रेस की तरफ से इन तमाम लोगों को बहुत 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 शुभकामनाएं। और शुभकामनाएं सिर्फ इन्हीं के लिए नहीं है, शुभकामनाएं यशपाल सिंह जी चारण लालपुर के लिए भी है। उनको ये शुभकामनाएं भेजी गई है युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव मुकेश जी भार्गव केलवा ने। और उन्होंने कहा है कि भाई साहब, चाहे मौसम कितना भी खराब हो जाए, हवा कितनी भी तेज चले, आपको बड़े ही शानदार तरीके से कहना है कि यशपाल सिंह जी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उनका इसने उन्होंने कारण भी बताया कि न केवल वो उनकी पार्टी के बड़े ही अच्छे कार्यकर्ता हैं, बल्कि उनके बहुत सच्चे और संघर्षों के साथी मित्र हैं। तो मुकेश जी भार्गव के संघर्षों के इन साथी यशपाल सिंह जी चारण लालपुर को मुकेश जी भार्गव की तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब ये मौसम बड़ा ही मनोरम हो चुका है। पीछे मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा, उसमें मंदिर से सुमधुर स्वर लहरियाँ आ रही है। आज पाटोत्सव भी है। ये तमाम खबरें लेकर अब आपके सामने आ रहे हैं गौरव पालीवाल। धन्यवाद। पाटोत्सव के दिवस मिली क्या खूब हमें बख्शीश, देखो खुशियाँ बरसा रहे प्रभु द्वारिकाधीश। जी हाँ, आज हम सभी का आराध्य प्रभु श्री द्वारकाधीश का पाटोत्सव है। आज ही के दिन प्रभु पाट पर विराजित है। हम राजसमंद एक्सप्रेस की टीम की ओर से आप सभी को प्रभु द्वारकाधीश के इस पाटोत्सव महामहोत्सव की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देते हैं। और प्रभु की लीला अपरंपार कहते हैं, ये बात सही है। देखिए, आप पाटोत्सव के दिन ठाकुर जी के शयन के दर्शन हो रहे हैं और आनंद आ रहा है, बारिश हो रही है। और अब चलते हैं खबरों को लेकर नाथद्वारा की ओर। प्रभु द्वारकाधीश की खबरें तो आपने सुन ली, अब चलते हैं श्रीनाथ जी की खबरों की ओर। जी हाँ, आज का दिन श्रीनाथ जी मंदिर में एक वीआईपी कल्चर का रहा। आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राजस्थान के महामहिम राज्यपाल कलराज मिश्र, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी प्रभु श्रीनाथ जी के उत्थापन की झांकी के दर्शन करने पहुंचे। हमारे रिपोर्टर कमलेश पालीवाल की रिपोर्ट के अनुसार उन्हें दर्शन से पहुंचने से पहले उन्हें गार्ड और ऑनर दिया गया। उसके पश्चात दर्शन किए और दर्शन करने के तत्पश्चात उनका मंदिर अधिकारी सुधाकर शास्त्री द्वारा परंपरा अनुसार समाधान किया गया। और इनके पहुंचने का कारण यह था कि आप सभी को पता है कि विगत कुछ दिनों से मिराज ग्रुप की ओर से राबचा स्थित आदेश गौशाला में राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। उसी राम कथा का श्रवण करने के लिए ये तीनों महानुभाव वहां पहुंचे, जहां इन्होंने बहुत ही भाव विभोर होते हुए प्रभु राम का नाम लिया और राम की कथा सुन यह सब आनंदित हुए। अब चलते हैं कांकरोली थाना की ओर। कांकरोली थाना से एक बहुत महत्वपूर्ण खबर हमें मिली है। थाना अधिकारी योगेंद्र व्यास के नेतृत्व में इन्होंने एक बहुत बड़े बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। जी हाँ, ये बाइक चोर गिरोह बहुत ही शातिर गिरोह था, जिन्होंने राजसमंद सहित भीलवाड़ा, पाली सहित अनेक जिलों में बाइक चोर की वारदात को अंजाम दिया है। और इस घटना के बारे में थानाधिकारी योगेंद्र जी व्यास क्या कहते हैं, चलिए सुनते हैं। राजसमंद शहर और पूरे जिले के अंदर बढ़ती वाहन चोरी की घटनाओं को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार और एडिशनल एसपी साहब और डिप्टी साहब के निर्देशन में एक टीम का गठन मेरे नेतृत्व में किया गया था, जिसमें शहर में और ज़िले में जितनी भी वाहन चोरी की घटनाएं हो रही है उनमें सब में पूरे का घटनास्थल का और इनका डाटा का देखकर उसके हिसाब से कहाँ क्या चोरियां हो रही है और किस प्रकार की इनकी एसओपी वगैरह है, उस हिसाब से वाहन चोरी की घटनाओं को खुलासा करने के लिए आदेश दिया गया श्रीमान एसपी साहब से। तो उसी दौरान जो गठित टीम थी वो जब एक नाकाबंदी कर रही थी तो एक बाइक के ऊपर 2 व्यक्ति आए, जिनमें एक का नाम लखन नायक है और एक इमरान है। तो जब इनसे बाइक के कागज़ वगैरह के बारे में पूछा तो कोई कागजात वगैरह नहीं मिले और वो चोरी की बाइक थी जो पहले यहाँ शर्मा हॉस्पिटल के यहाँ से चोरी हुई थी। फिर इनको उस मोटरसाइकिल चोरी के अंदर गिरफ्तार किया गया और इनसे और पूछताछ की गई। तो दौरान पूछताछ इन्होंने करीब 13 और गाड़ियों के बारे में गाड़ियाँ चुराने के बारे में खुलासा किया, जिनको भी इनसे बरामद किया गया है। अब तक कुल 14 बाइक इनसे बरामद की जा चुकी है
साथ ही और भी अभी इनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है, रिमांड लिया गया है और उसके आधार के ऊपर इन पे अन्य वारदातों के अंदर भी शामिल होने की संभावना है। साथ ही इनके और कौन साथी है इनके बारे में भी पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। और इन्होंने जो गाड़ियाँ वगैरह चुराई है वो राजसमंद के अलावा पास के जो ज़िले उदयपुर, चित्तौड़गढ़, पाली वगैरह से भी गाड़ियाँ इन्होंने चुराई है। तो उनके बारे में भी अनुसंधान किया जा रहा है और साथ ही इनके गैंग में और कौन कौन लोग शामिल हैं उनके बारे में भी गहन पूछताछ की जा रही है। तो ये थे थानाधिकारी योगेंद्र जी व्यास, जिन्होंने हमें पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। अब चलते हैं राजनीतिक उठापटक की ओर। आपको पता है कि विगत कुछ दिनों से कांग्रेस महंगाई को लेकर काफ़ी आक्रामक नजर आ रही है। उसी के तहत कल भी इन्होंने धरना प्रदर्शन दिया था और आज लगातार दूसरे दिन इन्होंने श्रीनाथ पेट्रोल पंप टीवीएस चौराया पर वापस धरना प्रदर्शन दिया। इस दौरान इन्होंने केंद्र सरकार की महंगाई नीति का विरोध किया। इस दौरान वहां पर पीसीसी सदस्य हरि सिंह जी राठौड़, सभापति अशोक टाक, उप सभापति चुनीलाल पंचोली, दिग्विजय सिंह राठौड़ केलवा, मुकेश भार्गव, रूबिका लियाकत, पार्षद हेमंत रजक, संजय कावड़िया सहित तमाम कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद थे। लीजिए चलते हैं आज के सवाल जवाब की ओर। कल हेमेंद्र सिंह जी ने आपसे एक सवाल पूछा था कि एक वीडियो के माध्यम से जो आपको धरना प्रदर्शन से पहले आदमी दिखाई दे रहा है वह कितने रुपए का तेल भरवा के गया था, जिसका सही जवाब होता है 1000 रुपये। और यह जवाब हमें सबसे पहले भेजा है गौरव मल्होत्रा ने। मैं गौरव मल्होत्रा को राजसमंद एक्सप्रेस की टीम की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। और जो वह आदमी तेल भरवा कर गया था वह पेट्रोल नहीं था, डीजल था, क्योंकि साहब पेट्रोल भरवाना आजकल बहुत मुश्किल हो चुका है। पेट्रोल 109 रुपये हो गया है। पेट्रोल ने सबकी कमर तोड़ रखी है। अब चलते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल भी आपको खोजने के लिए पुनः पीछे जाना होगा, आज का पूरा वीडियो देखना होगा। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आज हमने जो 3 आरएस अधिकारी जो सिलेक्टेड हुए हैं उनका इंटरव्यू लिया है। उनके नाम क्या है और उनकी कौन सी रैंक आई है। आप हमें अपने जवाब नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ जी हाँ, आज पाठोत्सव है प्रभु का और प्रभु के चरणों में कुछ दोहा ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो प्रभु का मंदिर हमें यहाँ दिख रहा है और प्रभु के श्री चरणों में अभ्यर्थना करते हुए एक दोहा रखना चाहता हूँ कि मक्कारों के सामने, मक्कारों के सामने झुके कभी ना शीश, कृपा बनाए राखियो मित्र द्वारिकाधीश, कृपा बनाए राखियो मित्र द्वारिकाधीश। जय द्वारकाधीश।